नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आप सबका स्वागत है। चलिए अंशुमान सर के साथ आज का विश्लेषण शुरू करें। उससे पहले आपको फटाफट ये बताते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन बिंदुओं पर बातचीत करने वाले हैं, कौन सी खबरें होंगी जो कि आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा होने वाली हैं। तो नजर डालते हैं ऑन द शो पर। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले बात करेंगे यूपीआई से जुड़ी खबर के बारे में और उसका विश्लेषण करेंगे। बैंकों ने यूपीआई के जरिए छोटे कर्ज की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद होम लोन की खबर पर बातचीत करेंगे। रेपो रेट में कटौती के बावजूद सरकारी बैंक होम लोन की दरें बढ़ा रहे हैं। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि आखिर में बैंक ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगली खबर होगी म्यूल खातों से जुड़ी हुई। डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक के तमाम प्रयासों के बावजूद म्यूल खाते लगातार बढ़ रहे हैं। साल भर में 83% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ मायने हैं इसके, जरा डिटेल में होगी बातचीत। अगली खबर शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली को लेकर के है। अगस्त के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशक 21,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। जानेंगे कि आखिर इसका क्या असर होगा और इसके बाद बात होगी शेयर बाजार में आज आई तेजी पर। जी हां, जीएसटी कटौती की घोषणा के बाद आज शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला। अंशुमान सर से समझेंगे कि जीएसटी कटौती की आखिर में कितनी गुंजाइश है और आगे चल करके बाजार की चाल और कैसी रह सकती है। और आखिर में बात होगी रूस यूक्रेन पीस डील को लेकर के, चौकस हुए यूरोप को लेकर के। यूरोप को डर है कि डील में यूक्रेन के हितों की अनदेखी हो सकती है और रूस का पक्ष भारी हो सकता है। इन तमाम खबरों पर रखेंगे हम नजर, लेकिन शुरुआत करेंगे यूपीआई से जुड़ी हुई खबर के साथ। बैंकों ने यूपीआई के जरिए छोटे कर्ज देने की तैयारी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों की तरफ से यूपीआई ऐप्स पर क्रेडिट लाइन शुरू की जा सकती है। कई इसके जरिए बैंक छोटे कर्ज देने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इस तरह के कर्ज के लिए बैंक शुरुआत में नए ग्राहकों को टारगेट कर सकते हैं। सर, बैंक यूपीआई से कर्ज देने पर आखिर में फोकस करने की वजह क्या दिखाई दे रही है आपको? विपुल जी, देखिए घूमकर बात फिर वहीं आ गई। एक विंडो खुली है और बैंक एक अनसिक्योर्ड लोन जैसी व्यवस्था की तरफ ज़्यादा फिर जा रहे हैं, क्योंकि बैंक लोन की मांग तो है नहीं, डिमांड तो है नहीं। यूपीआई के जरिए छोटे आकार के लोन दिए जा सकते हैं। क्योंकि यूपीआई के साथ बाकी फाइलिंग की, फॉर्म लगाने की और प्रोसेसिंग की झंझटें नहीं होती हैं, तो इसमें आसानी से कर्ज दिया जा सकता है। क्या यूपीआई के जरिए कर्ज किस तरह से दिए जाएंगे, किस आकार के कर्ज होंगे, इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन बैंक कर्ज का प्रभाव बढ़ाने के लिए छोटे आकार के कर्ज में को यहाँ यूपीआई के विंडो के जरिए शुरू करने वाले हैं। कुछ बैंक अपने यूपीआई चैनल्स भी लॉन्च कर सकते हैं जिनके जरिए आप कर्ज ले सकते हैं। दुविधा बस यही है कि जिन लोगों को यूपीआई के कर्ज दिए जाएंगे वो उनकी चुकाने की क्षमता वाली बात घूम कर आएगी। और चूंकि हम एक दौर पहले इससे देख चुके हैं, जब छोटे कर्ज बढ़ाने के लिए बैंकों पर दबाव बनाया गया, उन्होंने बढ़ाए और उसके बाद हमने एनपीए बनते देखे, तो थोड़ा बैंक यहां संभल कर आगे चलेंगे। लेकिन अब चूंकि प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन अवेलेबल हो सकती है, तो बैंक इसके जरिए कर्ज देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जी, इस बीच घटते नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखते हुए कई सरकारी बैंकों ने नए ग्राहकों के लिए होम लोन की दर बढ़ा दी है। बैंकों की तरफ से ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब रिजर्व बैंक पहले ही रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है। एसबीआई ने हाल में नए ग्राहकों के लिए होम लोन की दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा यूनियन बैंक ने भी लोन की दर बढ़ाई है। सर, जब रेपो रेट की कटौती हो रही है तो बैंक होम लोन पर ब्याज दरें क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये है बाजार की वास्तविकता विपुल जी, जो हम आमतौर पर घोषणाओं के पीछे से समझ नहीं पाते। जिस दिन आरबीआई ने रेपो रेट घटाने की घोषणा की थी, उस दौरान सुर्खियां थी कि भारत में लोन सस्ते होंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, लोन महंगे होने लगे। और लोन की दर किसने बढ़ाई? सबसे पहले एसबीआई ने, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, जो आगे चलेगा तो उसके पीछे बाकी चलेंगे। और इसके पीछे बैंकों की बुनियादी समस्या यह है, बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बुरी तरह हिले हुए हैं, दबाव में है। उनके पास जितना क्रेडिट डिपॉजिट आ रहा है उतना क्रेडिट में निकल रहा है, कर्ज की मांग नहीं है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन दबाव में है। बैंकों को जमा पर ज्यादा ब्याज चुकानी पड़ रही है और लोन पर ब्याज कम मिल रही है। इसलिए बिल्कुल उल्टा जाते हुए
आरबीआई कह रहा है बैंकों से कि ब्याज सस्ता करिए, बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और इसके बाद अब होम लोन की रेट 9% के आसपास पहुंच जाएगी। सरकारी बैंकों की दरें प्राइवेट बैंकों से थोड़ी कम थी, लेकिन इससे ज्यादा बुरी हालत और दबाव तो प्राइवेट बैंकों पर भी दिख रहा है। हमने पिछले सप्ताह अपने इसी बोनस पॉइंट के कार्यक्रम में चर्चा भी की थी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्राइवेट बैंकों के। तो ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है, आरबीआई और सरकार की उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत। बैंक जब उनके लिए कर्ज सस्ता किया जा रहा है आरबीआई की तरफ से, तब वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं और इसकी वजह सबसे बड़ी बैंकों की अपनी वित्तीय चुनौतियां हैं। उनकी जो कमाई का फार्मूला नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो गहरे दबाव में है। इससे उनको उम्मीद है कि वो जो कर्ज महंगा करेंगे उससे तो शायद उनके मार्जिन बेहतर हो सकेंगे। जी, इस बीच साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले म्यूल खाते बीते एक साल में 80% से ज़्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे अधिकतर खाते देश के बड़े शहरों में ही चल रहे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस साल जून अंत तक देश भर में 1.47 लाख म्यूल खाते पकड़े गए हैं। पिछले साल जून अंत में ये आंकड़ा लगभग 80,000 था। सबसे ज़्यादा म्यूल खाते नवी मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु में पकड़े गए हैं। सर, तमाम कोशिशों के बावजूद म्यूल खातों पर अभी तक लगाम नहीं लग पा रही है और इसके बावजूद आखिर में इतनी सख्ती के बावजूद ये खाते खुल कैसे रहे हैं? देखिए, सरकार की ये स्वीकारोक्ति बताती है कि रिजर्व बैंक ने जो पिछले साल कहा था कि एक विशेष कार्यक्रम लेकर आया है म्यूल अकाउंट्स बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए, बैंकों से कहा गया है कि वे एक स्पेशल टेक मैकेनिज्म के जरिए म्यूल अकाउंट्स की पहचान करें, उन्हें बंद करें। वो सब चीजें ध्वस्त हो गई क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से म्यूल अकाउंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? जिसमें अकाउंट ऐसा जिसका इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है पैसे ले जाने के लिए, रखने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए। दो तरीके के म्यूल अकाउंट और दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से पता चल रहा है। पहले वो म्यूल अकाउंट हैं जिनमें विपुल जी जिसमें लोगों को पता नहीं और उनके खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बैंक के कर्मचारी मिले हैं और उसके जरिए उस खाते से निकासी है, देनदारी हो रही। इसमें आमतौर पर इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है। और दूसरा, ऐसे खाते जो जानबूझकर म्यूल बनाने के लिए खोले गए हैं। इसमें भी बैंकों की शह के बिना या बैंकों की मदद के बिना ऐसा नहीं हो सकता। तो जड़ यहां पर है जहां बैंकिंग सिस्टम अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, खाते खोलने के लिए इस तरीके की प्रक्रियाएं अपनाता है जिसमें म्यूल अकाउंट्स बढ़ रहे हैं। और अब जो परिस्थिति है वो ज्यादा जटिल है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में इन खातों का इस्तेमाल सरकार की अपनी जांच रिपोर्ट्स में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जांच रिपोर्ट्स में इसमें पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि इन खातों का इस्तेमाल उन लोगों की गैर जानकारी में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। और रिजर्व बैंक के लिए बड़ी चुनौती दिख रही है क्योंकि रिजर्व बैंक ने काफी जोर शोर से पिछले साल कहा था कि म्यूल अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा, पर वैसा हुआ नहीं। बिल्कुल। और इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने क्रिप्टो पर टैक्सेशन को लेकर के नए कानून पर राय के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री के सभी भागीदारों से बातचीत शुरू कर दी है। सीबीडीटी ने ये कदम तब उठाया जब देश में क्रिप्टो पर टैक्स को लेकर के अलग अलग कानून हैं। इंडस्ट्री से सीबीडीटी ये जानना चाहता है कि क्रिप्टो पर टैक्सेशन के लिए मौजूदा टैक्स व्यवस्था जो रही है वही है या फिर इसमें बदलाव की ज़रूरत है। सर, क्या सिग्नल मिल रहे हैं? मतलब मुझे लगता है इसी खास विशेष कार्यक्रम में जो है हम लोगों ने बातचीत की थी जब ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा विलन जो है इस देश का वो क्रिप्टो है, और अब इस तरह के ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी, कुछ सकारात्मकता जो है वो आती दिखाई दे रही। अभी के सिग्नल क्या है सर? देखिए विपुल जी, क्रिप्टो विलेन है, नायक है या खलनायक है, इसको तो सरकार कानून बना के तय करेगी, बताएगी, हमें पता चलेगा। दुनिया में क्रिप्टो नायक हो गया, दुनिया के तमाम अर्थव्यवस्थाओं में क्रिप्टो मुख्य धारा में आ गया। बड़े बड़े निवेशकों ने ईटीएफ बनाने शुरू कर दिए। तो अब ये कहना कि क्रिप्टो मेन स्ट्रीम से बाहर है, नहीं, भारत थोड़ा पीछे है। यहाँ जो दुविधा है सरकार की वो पिछले 2 साल से बड़ी ऐतिहासिक दुविधा है कि क्रिप्टो पर टैक्स भी लगाया जाए पर इसे सही माना जाए कि नहीं माना जाए, कामकाज के तरीके क्या हों। आरबीआई के अपने रुख हैं और वित्त मंत्रालय के अपने रुख हैं। यहाँ जो ताजी उलझन दिख रही है या जिसके लिए सीबीडीटी ने, जो कि डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी है भारत की, उसने जिन चीज़ों के लिए क्रिप्टो ट्रेडर्स और एक्सचेंजेस से बात करनी शुरू की है वो क्रिप्टो पर टैक्सेशन को लेकर है। हाल के महीनों में तमाम उन लोगों को इनकम टैक्स के नोटिस गए हैं जो किसी न किसी तरह से क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस करते हैं, निवेश कर रखा है, मार्केट में एक्सचेंजेस पर सेल करते हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर क्रिप्टो की ट्रेडिंग में हिस्सा लेते हैं। और उन सबको टैक्सेशन के बहाने ये जानने की कोशिश
कोशिश की गई है उनसे कि टैक्स की मौजूदा व्यवस्था क्या है। 30% टैक्स है, रिकॉर्ड जो भारत का सबसे ऊंचा टैक्स दर है, मतलब इसे सिन टैक्स के दायरे में लाया जाता है। गैम्बलिंग वगैरह पर जुआ खेलने पर जो टैक्स है उसके दायरे में क्रिप्टो को रखा गया है। इसके अलावा टीडीएस भी है और जीएसटी से मुद्दे जुड़े हुए मुद्दे भी हैं। तो सीबीडीटी ने नए सिरे से प्रयास शुरू किया है कि क्रिप्टो के स्टेक होल्डर से बात की जाए कि नियमों व्यवस्थाओं को कैसे और ज़्यादा बेहतर चुस्त बनाया जा सके। पर क्रिप्टो की वैधानिक स्थिति क्या होगी, भारत में क्रिप्टो कारोबार कैसे किया जाएगा, इसके नियम क्या होंगे, हम काफ़ी पीछे हैं दुनिया में एक पुराने क्वाइन से आल्ट क्वाइन तक और उसके बाद अब एआई बेस्ड क्वाइन तक का दौर आ गया। और जो लोग हमारे नियमित दर्शक हैं और जो क्रिप्टो काउंटर देखते हैं उनको हम रेगुलर बताते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में, पूरी दुनिया में कितने तेज बदलाव हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और हर रोज़ शाम को 6 बजे क्रिप्टो की दुनिया का क्या कुछ अपडेट है आपको बोनस पर देखने को मिल सकता है। अंशुमान सर, हर रोज़ शाम को 6 बजे सोमवार से शुक्रवार आप ये हमारी खास विशेष पेशकश दे सकते हैं। क्रिप्टो पर हर अपडेट क्रिप्टो सेंटर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आप देख सकते हैं। जून तिमाही के दौरान कंपनियों की कमाई एक बार फिर से सुस्त रही है। लगातार 9वीं तिमाही ऐसी बीती है जब लिस्टेड कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ इकाई के आंकड़े में देखने को मिली और बीती 4 तिमाहियों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कंपनियों की कोर ग्रोथ दूसरी बार सिकुड़ी हो। उधर कंपनियों की तरफ से नए निवेश फैसले टालने की वजह से जून तिमाही के दौरान बैंकों में कॉर्पोरेट लोन की ग्रोथ भी सुस्त देखने को मिली है। सर, ये जो बाजार में तेजी के जो फंडामेंटल्स हैं वो फिलहाल के लिए नदारद दिखाई दे रहे हैं। कंपनियों के नतीजे अभी के जो रहे हैं वो क्या कुछ कहानी बयां कर रहे हैं? विपुल जी, बाजार में जो तेजी है ना वो खबरों पर केंद्रित है, उत्साह पर केंद्रित। जैसे आज की तेजी हम आपसे बात करेंगे, इससे पहले बाजार का असली दर्द यहाँ है जो बड़े निवेशक है, जो सुलझे हुए निवेशक हैं, उनके लिए कंपनियों के भीतर से जो तथ्य निकल कर आए उनके नतीजों में वो ध्यान देना जरूरी है। जहां समस्या सबसे बड़ी है, लिस्टेड कंपनियों की बिक्री केवल 5 से 6% बढ़ी। लंबे समय के बाद आपने देखा जब दहाई के अंकों में सेल्स भी नहीं बढ़ रही, और ये गंभीर बात है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए करीब से देखने के लिए। इसलिए ही बाजार में तेजी के पांव नहीं जमते दिखते हैं। निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के लिए तो पैट की बढ़ोतरी 3 से 4% रही, सेल्स भी 5 से 6% बढ़ी, पैट भी केवल 3 से 4% बढ़ा। शुद्ध लाभ करीब 3.1% कम है। कोविड के बाद विपुल जी सबसे धीमा Q1 है। अगर आप कोविड के असर के बाद देखें तो कंपनियों के नतीजों के हिसाब से सबसे खराब स्थिति थी इस क्वार्टर में। इनपुट लागत कम हुई, कच्चे माल की कीमतें घटी, लेकिन मार्जिन पर दबाव बना हुआ है। कमाई बढ़ाने के लिए कंपनियों के पास कीमत बढ़ाने का विकल्प नहीं है, क्योंकि कीमत बढ़ाते ही बाजार में मांग टूट जाएगी। और इसलिए कई कंपनियों ने अगले इस वित्त वर्ष के लिए अपने इनकम के अनुमान में कमी की है। अब विपुल जी, आप तमाम कार्यक्रमों में इस पर चर्चा करते रहे जब कंपनियों के नतीजे आते हैं। अगर फाइनेंशियल सर्विस की स्थिति देखें तो बैंकों में थोड़ा स्थिर रिटर्न है, लाभ बढ़ा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मिलीजुली तस्वीर है, प्रीमियम डिमांड पर निर्भरता दिख रही है। इंडस्ट्रियल मशीनरी में औसत है, नए निवेश की कमी दिखाई दे रही है। कमोडिटी में नेगेटिव है, बीपीसीएल, ओएनजीसी, रिलायंस कमजोर है। तमाम तरीके के अंतर्राष्ट्रीय कारण है। आईटी की तो क्या स्थिति है जो आपको पता ही है। वैल्यूएशंस में रिकॉर्ड कमजोरी दिखाई दे रही है। हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और धातु में थोड़ा औसत कारोबार है। एफएमसीजी में गर्मी और मानसून से मामूली वृद्धि दिखाई दी, लेकिन कुल दबाव हमें उद्योगों पर कमजोर दिखाई दिया है। ये वो फंडामेंटल्स, वो बुनियादी चुनौती है जो भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर इस तिमाही में अपने नतीजों से के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है, और इसका असर हमें रह कर निवेश के फैसलों पर दिखाई दे रहा है। और विदेशी निवेशक भी शायद इसे देख कर थोड़े सशंकित या हाशिए पर बने हुए हैं। बिल्कुल सही सर। चलिए, ये तो रही बीती बात पहली तिमाही की लेकर के, लेकिन बाजार हमेशा भविष्य के ट्रेंड को देखता है। अब अगर हम भविष्य की बात करें तो आने वाले समय को लेकर के क्या ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं? ये जो आरबीआई की कटौती, ये जो जीएसटी कट की बात, ये तमाम चीज़ें हुई है, क्या इससे उम्मीदें हैं कुछ डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि डिमांड को लेकर के तो अब पहली तिमाही के रिजल्ट भी बता रहे हैं, डिमांड तो ऐसी है नहीं। विपुल जी, देखिए, अगर आप आंकड़ों में देखें तो कंपनियों का जो प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो है वो ऊंचा है, अच्छा है, जो हेल्दी माना जाता है भारतीय बाजार के लिए। लेकिन डिमांड के साइड से जो उत्साह दिखना चाहिए वो नहीं है, और इसलिए सेल्स में क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले कई क्वार्टर से दबाव बना हुआ है। कुछ तेल कंपनियों के लिए ज़्यादा दबाव है, इसलिए उनके स्टॉक्स की स्थिति खराब है। सीमेंट और की डिमांड जो दिखेगी वो मौसम और चुनावों की बिक्री से प्रभावित होती है। उपभोक्ता मामलों में ये उम्मीद की जा रही है कि अगर त्योहारी मांग अच्छी रही
तो शायद बाजार में कुछ डिमांड निकल कर आएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि महंगाई के लिहाज से तिमाही विपुल जी बहुत खराब नहीं गई। महंगाई दर नियंत्रण में थी। उपभोक्ता महंगाई तो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। WPI तो एक तरह से डिफ्लेशन बता रहा है। उसके बाद भी कंपनियों के मुनाफों पर या कंपनियों की मांग पर बाजार में इसका असर नहीं पड़ा। GST में कमी का की एक चर्चा 15 अगस्त से स्वाधीनता दिवस से शुरू हुई है। यह कैसे प्ले आउट करती है, कितना GST कम कर पाती है सरकार, कैसे राज्यों को राजी कर पाती है, उत्साह से बाहर निकलकर जो वास्तविकता है उस पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि बाजार में कम से कम खास तौर पर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जिनकी काफी निगाहें GST पर होंगी, उनकी मांग कैसी आती है पता चलेगा। GST पे क्या हो सकता है इस पर हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे ही। बिल्कुल। लेकिन चूंकि जिक्र आपने छेड़ा है FIs का, तो उनकी बात कर लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी रही है। अगस्त के पहले पखवाड़े में FPI ने करीब 21,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जो कि जुलाई के पूरे महीने में हुई बिकवाली से ज़्यादा है। पूरी जुलाई में 17,741 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी। 2025 में अब तक FPI की तरफ से कुल बिकवाली 1.16 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। सर, FPIs की बिकवाली रिजर्व बैंक के लिए क्या चुनौती पैदा कर रही है? बाजार के लिए तो अभी आपसे पूछते हैं सर। विपुल जी देखिए, हम लोगों ने पिछले सप्ताह इस पर बात की थी और मुझे आश्चर्य हुआ था जब मैंने आंकड़े देखे कि इमर्जिंग मार्केट्स में पिछले 2 महीने में ह्यूज इन्वेस्टमेंट बढ़ा। मतलब चाइना जिसके ऊपर अमेरिका ने 100% तक टैरिफ लगा दिया, उसके बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़ा। जापान और कोरिया के मार्केट्स में निवेश बढ़ा। इसके अलावा भी इमर्जिंग बाजारों में रहा। भारत में विदेशी निवेश में कमी आई, जबकि भारतीय विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे थे। चुनौती इस समय यह है कि अगर आप अभी फंडामेंटल्स को देखें, जिस पर हमने कुछ ही समय पहले चर्चा की है, विदेशी निवेशक शायद वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खबरों के हुजूम से बाहर निकलकर कंपनियों की बैलेंस शीट के भीतर जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में या कंपनियों में की आर्थिक परिस्थिति कैसे रहने वाली है। दूसरी चीज, खबरों की चुनौती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबरें नहीं रही। काफी लंबा समय है, अमेरिका के साथ रिश्ते लगभग टकराव की स्थिति में है। टैरिफ है, भारत के लिए कच्चे तेल की चुनौतियां हैं, रूस के साथ रिश्तों को लेकर, और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर हमें दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चुनौती इस समय यह है कि विदेशी निवेशक जिस हिसाब से बिकवाली कर रहे हैं, जो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, और उनके शॉर्ट्स अगर बाजार में देखे जाएं किस ऊंचाई पर है, वो रिजर्व बैंक के लिए रुपए को संतुलित रखने में बड़ी समस्या बन रहा है। डॉलर की कमजोरी के बाद, डॉलर में लगातार कमजोरी है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डॉलर लगातार पिघला है। 98-97 से 97 के आसपास है इस समय। आज 97 के आसपास था, 98 के आसपास डॉलर इंडेक्स है। इसके बाद भी रुपए में मजबूती नहीं आई, जबकि बाकी मुद्राएं मजबूत हुई डॉलर की कमजोरी के साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह या कारण यह है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से रिकॉर्ड बिकवाली कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक की चुनौती इस समय यह है कि अगर विदेशी निवेशकों का निवेश इस तरह से बना रहा, नहीं बढ़ा तो रुपए पर आने वाले समय में दबाव और बढ़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय निवेशक अपने निवेश से बाजार को चला रहे हैं। SIP का पैसा आ रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा है, पर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते जो स्मार्ट मनी है, जो विदेशी पूंजी है, वो भारतीय बाजार से किनारा कर रही है और वो दूसरे बाजारों की तरफ जा रही है। बिल्कुल सही कहा सर। भारतीय बाजार खाली थाम रहे हैं, बाजार को चलाने की जिम्मेदारी जो है, अगर विदेशी पैसे नहीं आए तो फिर समस्या बढ़ सकती है। लेकिन सर, जो अभी हमने पूछा कि RBI को लेकर के, लेकिन विदेशी निवेशक बाजार के लिए कितनी बड़ी चिंता बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार जो है ये बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है? सेक्टर देखिए विपुल जी, IT विदेशी निवेशकों ने उस पर हैमर किया है, मतलब उसको तोड़कर कहां पहुंचा दिया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अगर आप दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर देखें, बैंकिंग, जहां जो विदेशी निवेशकों का कभी सबसे पसंदीदा था, इन 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में विदेशी निवेशकों ने लगातार बिकवाली की। और इसके अलावा सेक्टोरल लेवल के ऊपर केस टू केस बेसिस पर सेल ऑफ दिखाई दे रही है। तो जो फंडामेंटल बड़े सेक्टर हैं जिनके जरिए आप एक ट्रेंड देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, उन पर विदेशी निवेशक अब दांव नहीं लगा रहे हैं। और यही वो वजह है कि बाजार में सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद, SIP बढ़ने के बाद भी, बाकी चीजें बढ़ने के बाद भी, जिससे कंसिस्टेंट बुलरन हमें दिखना चाहिए, जो कि पूरी दुनिया के बाजारों में दिख रहा है इस समय। आप अमेरिका के बाजार को देखें तो हम डिकपल हो चुके हैं। अमेरिका के बाजार में रिकॉर्ड तेजी दिखाई दे रही वो चीज हमें भारतीय बाजारों में नहीं दिखती है। बात सही कह रहे हैं सर। और अब जरा बात चूंकि बाजारों की चल रही है, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और आज बाजार के अंदर शानदार रैली देखने को मिली, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में GST में कटौती को लेकर के
जो बयान दिया है उसकी वजह से सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला। रेट कटौती की उम्मीद से खपत से जुड़े अधिकतर सेक्टर्स में के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। हालांकि जीएसटी की दरों में कटौती का फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में ही होगा और जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर के तारीख तक का ऐलान अभी तक घोषित नहीं हुआ है। सर, जीएसटी कटौती का जो आज उत्साह बाजार में देखने को मिला, क्या वाकई में इस तरह की कटौती संभव है? ऑटो सेक्टर में तो ऐसा बूम देखने को मिला कि क्या ही कहा जाए, लंबे समय से काफ़ी चिंताएं थी। आप कैसे देख रहे हैं इसे? विपुल जी, बड़ा दिलचस्प है कि देखिए बाजार कितना बेचैन था किसी एक अच्छे ट्रिगर के लिए, भले वो कुछ घंटों के लिए मिले, और उस ट्रिगर का फायदा उठाकर ऑटो कंपनियों की सेल्स कैसे गिर रही हैं, क्या इसको सबको निकालकर बाजार आगे बढ़ गया। लेकिन वास्तविकताएं, रियलिटी है जिसे समझना हमारे लिए जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण है कि जीएसटी की दरों में कमी की जरूरत है अर्थव्यवस्था को, इसे स्वीकार किया गया। अगर प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके मतलब आप मंतव्य, राजनीतिक और आर्थिक मंतव्य निकालना चाहें तो 3-4 बड़े दिलचस्प मंतव्य दिखाई देते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले दिसंबर से अभी तक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई, जीएसटी काउंसिल ने इस पर चर्चा भी नहीं की। पर आप देखिए सोशल मीडिया पर कारों की नई रेट लिस्ट भी फैल गई है कि आपको किस टैक्स से कमी से कितनी कम कार मिलेगी, और यही बेहद अनोखी परिस्थिति है। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा तो उन्होंने एक तरह से स्वीकार किया कि जीएसटी बोझ है कि नहीं है, क्योंकि जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था में बोझ और मांग में कमी आ रही है, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। जीएसटी जिस दिन से बना है 2017 से 2024 हम आज यहां खड़े हुए हैं, जीएसटी में 1500 से ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट आप मानकर चलिए हर वर्किंग डे पर एक चेंज हुआ है। इतने बदलावों के बाद भी जीएसटी का सुधार ही खत्म नहीं होता, इसका सुधार युग ही जारी है इतने लंबे समय से। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जीएसटी काउंसिल जिसे इस पर बात करनी है उसने तो आज तक फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट या टैक्स कम करने की रिपोर्ट पर चर्चा तक नहीं की है। 2021 से यह बात चल रही, और अगर आप इससे और थोड़ा पीछे जाएं तो 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि 2 स्लैब हटा दीजिए, केवल 5 और 18% का स्लैब रखिए। आज तक आधिकारिक रूप से जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा भी नहीं हुई, वास्तविकता यह है। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी तक हमें नहीं पता कि जीएसटी काउंसिल की बैठक कब होगी, क्योंकि आखिरी बैठक दिसंबर में हुई थी और उस बैठक में पहली बार केंद्र और राज्यों के बीच में वो टकराव दिखाई दिया था जिसके बाद बीमा पर टैक्स घटाने का प्रस्ताव नकार दिया गया था, जबकि वो प्रस्ताव कोई दूसरा नहीं, जीएसटी काउंसिल की अपनी कमेटी लेकर आई थी जिसने पूरी रिपोर्ट दी थी और कहा था कि बीमा पर टैक्स कम किया जाना चाहिए। तो सुनने और देखने में बहुत अच्छा है कि भारत में जीएसटी के 2 स्लैब्स खत्म हो जाएंगे, केवल 2 स्लैब्स रहेंगे, 5% और 18%। 12% वाली चीजें 5% में चली जाएंगी और 28% की चीजें 18% में चली जाएंगी। बट दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि पेंच बहुत सारे इसके भीतर हैं इसे लागू करने के लिए, और एक एक करके वो पेंच जब आप खोलने की और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले तो राज्यों से बात ही शुरू की जाए इसके ऊपर, फिर इसका जो नुकसान हो रहा है उसको कौन उठाने की बात करेगा, क्या राज्य सरकारें इस पर सहमत होंगी इसके ऊपर। वो तो बीमा पे टैक्स कम करने पर सहमत नहीं हुई। तो अब सवाल वही आता है सर कि क्या वाकई में सरकार के पास इतनी गुंजाइश है कि वो जो अनुमान लगा रहा है बाजार या फिर एक्सपर्ट्स 2, 5 और 18% का, ये करने की संभावनाएं कितनी है, गुंजाइश कितनी दिखाई दे रही है आपको? विपुल जी, विस्तार से हम लोग इस बार में इस पर चर्चा करेंगे कि जीएसटी के भीतर क्या चल रहा है और कैसे जीएसटी में यह बदलाव कैसे हो सकता है और इसको करने में क्या बाधाएं आ सकती हैं और कितना समय लगेगा। मूल बात यह है कि अगर हम ये मान लें प्रत्यक्ष रूप से, हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी स्लैब का जिक्र नहीं किया, लेकिन तमाम स्लैब बाजार में फैल गए कि 2 स्लैब्स खत्म होने वाले हैं। अगर मैं मान लें कि वो सारी बातें सही हैं और 2 स्लैब्स हटाए जा रहे हैं जीएसटी में से 12 और 28% के, और 40% का एक स्लैब आ रहा है, तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले केंद्र सरकार को, राज्यों को विश्वास में लेना पड़ेगा और उसके लिए एक बड़ा कंपेंसेशन पैकेज लाना पड़ेगा। इसके बिना राज्य सरकारों को सहमत कराना मुश्किल होगा, और यदि वो कंपेंसेशन पैकेज लाया गया तो उसे फंड कैसे किया जाएगा, इस पर हम विस्तार से इस बार अर्थम में बात करेंगे। तो ये अभी, और दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए ये सारी व्यवस्था लागू भी होती है विपुल जी, तो इसे लागू करने के बाद जीएसटीएन को नए सिरे से बदलने में, क्योंकि ये तो पूरा रेट ढांचा रिस्ट्रक्चर हो जाएगा ना, सारे रेट, सारे स्लैब्स चेंज हो जाएंगे, एक प्रोडक्ट जो 5 में था वो 18 में चला जाएगा। जीएसटी की जो हालत है, जीएसटी झेलने वाले जो लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट करने में समय लगेगा, तो थोड़ा उत्साह पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जीएसटी का सुधार भारत में बहुत जरूरी है, टैक्स रियायत और कटौती बहुत जरूरी है, पर क्या सरकार ऐसा करने को तैयार होगी या ये केवल टोकनिज्म होगा? अगले 1 ही महीने, 1-1.5 महीने के अंदर, दिवाली में कितना समय बचा है, अगले 2 महीने के भीतर हमें इसमें क्या गति है ये हमारे सामने आ जाएगी। बिल्कुल।
इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए 50% टैरिफ के दायरे को बढ़ा दिया है। इस दायरे में अब 407 अतिरिक्त प्रोडक्ट्स को भी शामिल कर लिया गया। अमेरिकी कॉमर्स विभाग की संस्था ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटीज ने उन सभी प्रोडक्ट्स की लिस्ट जारी कर दी है जिनके ऊपर 50% टैरिफ लगेंगे। ये टैरिफ सोमवार से लागू हो चुके हैं। सर, जो 407 नए प्रोडक्ट शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं और इस फैसले का किस तरीके का असर आप देख रहे हैं? टैरिफ का दायरा बढ़ गया है 50%। पहले ये माना जा रहा था कि लिमिटेड स्टील के कॉइल्स पर, सीआरसी एचआरसी कॉइल्स पर या कुछ ही चीज़ों पर लगेगा, ऐसे एल्युमिनियम पर भी था। लेकिन अब तो 407 प्रोडक्ट हैं। इसमें जितने डेरिवेटिव्स हैं, स्टील से बनने वाले तमाम स्ट्रक्चरल्स, पाइप और बाकी चीज़ें भी शामिल हो गई हैं, जबकि एल्युमिनियम से ही इसी तरह से बनने वाले तमाम सामान इसमें शामिल हो गए हैं। तो इससे अमेरिका के बाजार में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके लिए लागत बढ़ने की संभावना है। और इस बात का इंतजार पहले से ही किया जा रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस 50% टैरिफ के आदेश में यह स्पष्टता नहीं थी। तो अब मान सकते हैं कि स्टील और एल्युमिनियम और इनसे बनने वाले जितने बड़े प्रमुख उत्पाद हैं, उन सब पर अब 50% टैरिफ लगा दिया गया है। जी। इस बीच अमेरिका ने रूस का तेल खरीदने के बावजूद चीन पर पेनल्टी टैरिफ नहीं लगाने का बेतुका तर्क दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि चीन के ऊपर प्रतिबंध लगने से ग्लोबल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इसी वजह से चीन के ऊपर पेनल्टी टैरिफ नहीं लगाए गए हैं। सर, यूएस ने चीन के ऊपर टैरिफ नहीं लगाने का ये क्या तर्क दिया है और मतलब कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, बेहद अजीबोगरीब तर्क है। और हम लोग लगातार इस कार्यक्रम में आपसे कह रहे हैं कि चीन को लेकर रूस का, यूएस का पूरा नजरिया बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का पिछले 3-4 महीनों में चीन ने जिस तरह से अमेरिका को हैंडल किया है और सख्ती के साथ डील किया है, उसके बाद अमेरिका एक ही चीज के लिए, वही रूस का तेल है जो चीन ज्यादा खरीदता है, भारत कम खरीदता है और उसे सजा देने को तैयार नहीं है, जिसमें कि चीन के पास तो पाइपलाइन के जरिए भी तेल जाता है, गैस भी जाती है। और जो तर्क आया वो तर्क सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि चीन जो तेल लेता है रूस से, उसको रिफाइन करके उसे यूरोप के बाजारों में बेचता है, और अगर यूरोप के बाजारों में जाने वाला तेल महंगा होगा तो यूरोप में महंगाई बढ़ने का खतरा है। भारत भी तो यही करता था। भारतीय कंपनियां भी तो यही तेल रूस का लेकर यूरल ग्रेड क्रूड यहां से रिफाइन करके यूरोप के बाजारों में बेचती थी। तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि कूटनीतिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप प्रत्यक्ष रूप से भारत को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कल अलास्का वाली बैठक के बाद उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत पर जो टैक्स लगाया गया या भारत पर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया, उस वजह से पुतिन बातचीत की मेज पर आकर बैठे हैं। तो इससे आप इस कूटनीतिक व्यवस्था के बीच आप जो बड़ा संकेत निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते करीब हो रहे हैं। और ये भी पिछली बार भी हमने अपने कार्यक्रम में कहा था, और ये बात आज मार्को रूबियो ने भी संकेत में कही कि चीन और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील पर बातचीत चल रही, अधिकारी स्तर की बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप उस डील होने तक चीन को कुछ भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक संधि हो जाए जिससे कि चीन में अमेरिका के कृषि उत्पादों का बाजार खुल जाए और अमेरिका का सस्ता सामान चीन आता रहे, चीन का सस्ता सामान अमेरिका के बाजार में आता रहे, जिससे कि अमेरिका में महंगाई ना बढ़े। और इसका एक राजनीतिक रूप से मुफीद तरीका निकालने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं, और इसलिए चीन को फिलहाल सजा मिलने की कोई गुंजाइश या संभावना नहीं है। यह बात मार्को रूबियो ने आज स्पष्ट रूप से कह दी। और इसके साथ ही दूसरी बात है कि भारत के साथ अभी अमेरिका की व्यापार वार्ताएं शुरू होने के कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। जिस दल को अगस्त के अंत में आना था, अमेरिका के जिस डेलीगेशन को, उसका भी आना मुश्किल में पड़ता दिखाई दे रहा है। तल्खी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखना ये क्या होता है अब आगे चल करके। लेकिन इन सबके बीच में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद अब यूरोप के नेता चौकस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप को ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर रूस से संधि के लिए अमेरिका दबाव बना सकता है, और जो डील होगी उसमें यूक्रेन की जगह रूस के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। इसी आशंका को दूर करने के लिए सोमवार को वाशिंगटन में यूरोप के नेता और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वाशिंगटन में अमेरिका के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में शांति समझौते को लेकर के अमेरिका और रूस के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा मांगा जा सकता है। सर, ट्रंप अगर रूस की बात मान लेते हैं तो फिर क्या परिस्थिति बनती हुई आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा प्रत्याशित परिस्थिति है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ जब पूरा यूरोप जेलेंस्की के साथ वाशिंगटन पहुंच गया बगैर बुलाए।
बुलाए तो जेलेंस्की गए थे, पर यूरोप के सारे बड़े नेता वाशिंगटन पहुंच रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से जेलेंस्की पर दबाव डालकर किसी ऐसी संधि पर दस्तखत ना करा लें जिस संधि के बाद रूस को बड़ी बढ़त मिल जाए। जो अलास्का की बातचीत थी उसके ब्रॉड कंटूर्स निकलकर सामने आ गए हैं, जो यूरोप की राजनीति के लिए, कूटनीति को हिलाने के लिए पर्याप्त हैं। रूस ने कहा है कि उसे क्रीमिया, जिस पर उसने 2014 में कब्जा किया था, उसको मान्यता चाहिए रूस के हिस्से के तौर पर। जो डोनबास का इलाका है यूक्रेन में, जहां सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं और इंडस्ट्री है, उसे रूस अपने कब्जे में लेना चाहता है और उसके बदले वो उत्तर के कुछ हिस्से को देना चाहता है। यूरोप का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर किसी भी स्थिति में जेलेंस्की को इस पर दस्तखत करने के लिए ट्रंप ने राजी करा लिया, जिसको लेकर ट्रंप बेहद उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, तो इसका असर यह होगा कि यूरोप में पुतिन की ताकत एक सीमा से अधिक बढ़ जाएगी, उनकी साम्राज्यवादी योजनाओं पर इससे मोहर लग जाएगी। और इसलिए अमेरिका और यूरोप के बीच अब इस पूरी व्यवस्था को लेकर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूरोप का मानना है कि यह रूस की आक्रामकता को, रूस की साम्राज्यवादिता को पुरस्कार है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और इससे और यूरोप में सीमाएं नहीं बदली जाएंगी ताकत के जरिए। जो फैसला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था यूरोपीय देशों के बीच में उस फैसले को पूरी तरह से ये खारिज करता है ये समझौता। इसका बड़ा असर यह होगा यूरोप और अमेरिका के बीच रिश्तों में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसमें किसी भी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने राजी कर लिया तो फिर नाटो और अमेरिका के रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होंगे। अजीब सी परिस्थिति यह है कि अभी 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप यूरोप में थे, नाटो के सम्मेलन में थे, और उस सम्मेलन में उन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी कि यूरोप के लिए सबसे बड़ी चुनौती पुतिन की योजनाएं हैं। लेकिन अब वो पुतिन के एजेंडे पर को लेकर युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। ये पश्चिमी गठबंधन में, जो अटलांटिक के दोनों किनारों को जोड़ता है, उस गठबंधन में दरार की वजह बन सकता है। यूरोपीय क्षेत्र अपनी रणनीतिक दूरी बना सकते हैं, अपनी रक्षा व्यवस्थाओं पर खुद निवेश कर सकते हैं, खुद तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद उनके लिए संकेत होगा कि उन्हें रूस के से मुकाबला करने के लिए खुद अपनी ताकत जुटाने की ज़रूरत है। तो इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें, इसके आर्थिक असर भी काफ़ी बहुतेरे आर्थिक असर हैं, कच्चे तेल की कीमतों पर, गोल्ड की कीमतों पर असर पड़ेगा। पर ग्लोबल कूटनीति के लिहाज से ये जो जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात है, यूरोपीय नेता जब वहाँ पहुँचे हुए हैं, ये शायद आने वाले 2 दिनों का सबसे बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। जी, लेकिन सर अगर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता है और जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है, माहौल में गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसका इम्पैक्ट, इसका असर क्या देख रहे हैं आप? 2 बड़े असर हैं। एक तो ये कि अमेरिका और यूरोप के व्यापार रिश्ते इसके बाद और ज़्यादा खराब होंगे। अभी जो सहमति और संधि बनती दिखाई दी थी वो इस वजह से भी थी। इसके पीछे जो अंडरलाइंग फैक्टर वो था कि ट्रंप इस बात पर राजी हुए थे कि पुतिन की आक्रामकता को रोकने के लिए वो यूरोप के साथ खड़े होंगे। तो आने वाले समय में जो ट्रेड डील हुई है वो खटाई में पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और जेलेंस्की ने दबाव डालकर इस पर सहमति जाहिर कर दी कि वो अपना एक हिस्सा रूस को दे रहे हैं और क्रीमिया की मान्यता दे रहे हैं, तो फिर ईयू और यूरोप और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर भी इसका असर पड़ेगा, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि क्रीमिया की मान्यता मिलने के बाद नाटो के लिए स्थिति थोड़ी ज़्यादा जटिल हो जाएगी, क्योंकि क्रीमिया पर रूस के कब्जे का मतलब है कि ब्लैक सी में रूस की दखल और पहुंच बढ़ना, जो कि जिस वजह से ये पूरा घटनाक्रम चला है। तो नाटो को फिर अपनी अलग से योजनाएं बनानी पड़ेंगी जो अमेरिका से अलग होंगी, और ये फिर एक रीअलाइनमेंट होगा यूरोप और अमेरिका के बीच शक्तियों का, जिसको लेकर दुनिया काफ़ी सशंकित और आशंकित है। जी, चलिए, तो आज के कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। तमाम घटनाक्रम जिस तेजी के साथ बदल रहे हैं, जैसे चीज़ें सामने आएंगी वैसे हम उसका विश्लेषण करके आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं आप, लेकिन लगातार बोनस के साथ बने रहिए। शेयर बाज़ार हो, कमोडिटी बाज़ार हो, पॉलिसी हो, क्रिप्टो हो, सारी जानकारियाँ आपको बोनस के साथ मिलती हैं। तो अपने सुझाव, अपने संदेश हमें लगातार भेजते रहिए कमेंट बॉक्स में। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।